हेलो गाइस। तो गाइस आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का। यहाँ पर इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लाइट के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, ज़्यादातर आप रेडिएशन, लाइट, ये सब वर्ड आप सुनोगे। तो स्टार्ट करें। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे EMT यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो यहाँ पर वेव का उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, बेसिक टर्म सब हम सीखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो हेडिंग डालें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सब बात करेंगे भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, EMT को, इसको ना वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं। वेव नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव नेचर का होता है, एक वेव टाइप का होता है, वेव। ठीक है, बात करेंगे। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को आप वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या होता है, तो पहले थोड़ा सुन लो। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किए थे, वहां पर न्यूक्लियस का डिस्कवर हुआ था, बेसिक हम सब क्लियर कर चुके थे। ठीक है, तो एक्चुअल में देखा गया कि जो आपका एलिमेंट्स होता है, यानी आपका जो एटम्स कह सकते हैं हम, एलिमेंट का हो, एटम का हो, तो जो आपका एलिमेंट्स होता है वो आपका लाइन स्पेक्ट्रा दिखाता है या फिर एमिशन स्पेक्ट्रा दिखाता है, यानी शो करता है। किसी भी एलिमेंट को अगर गर्म करते हो, कुछ भी प्रेशर को कम या बेसी ज़्यादा करते हो, तो वहाँ पर एक लाइन स्पेक्ट्रा बनता है। ठीक है, वो आगे हम पर डिस्कस करेंगे लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है स्पेक्ट्रम में। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रम का कहानी होगा एटॉमिक स्पेक्ट्रा में। ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड वो एक्सपेरिमेंट मतलब बता नहीं पाया कि एलिमेंट्स लाइन स्पेक्ट्रा शो करता है। तो लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा अबाउट लाइट। लाइट के बारे में हमको थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा कि लाइट कौन सा नेचर का होता है, वेव होता है ना पार्टिकल होता है। तो पार्टिकल तो बाद में आएगा, हम अब फिलहाल हम समझेंगे लाइट जो होता है आपका वेव होता है। ठीक है, वेव नेचर का होता है, लाइट जो होता है वेव टाइप का होता है। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। रदरफोर्ड लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बता पाया। अब भाई लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है आपको बाद में समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अब ये पहले दिए थे, डिस्कवर हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है जेम्स क्लर्क। क्या था भाई? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। ये साइंटिस्ट 1863 में डिस्कवर किए थे, यानी आपका 1864 में ये बताए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। जेम्स क्लर्क क्या मैक्सवेल इन 1864 में। तो ये जो थ्योरी है ये क्या है, अब ये थ्योरी को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब ये थ्योरी क्या कहता है, लाइट के बारे में ही बताएगा भाई, लाइट के बारे में ही कहेगा ये। ठीक है, देखना ये वाला एक तो आप याद कर लो कि किसी भी एलिमेंट को अगर आप हिट करते हो, किसी भी एलिमेंट को अगर आप हिट करते हो, कोई मेटाल हो, मान लो कोई मेटाल हो, इसको अगर आप हिट करते हो तो ये गर्म होता है। तो गर्म जब होता है तो यहाँ पर एक रेडिएशन क्रिएट हो जाता है। अब भाई समझ में आएगा रेडिएशन क्या होता है। रेडिएशन मतलब एक लाइट आप कह सकते हैं। जो देखे हो ना मेटाल सब ज़्यादा, अगर मान लो आयरन है, आयरन को ज़्यादा हिट करते हैं तो क्या होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। जब कलर जो चेंज हो रहा है तो वहाँ पर एक रेडिएशन होता है, रेडिएशन क्रिएट हो जाता है, एक रेडिएशन बन जाता है। उसी वजह से हमको दिखता है कि ये रेड कलर या फिर ऑरेंज कलर है या फिर ब्लू कलर है। ठीक है, तो ये चीज़ को समझना। चलिए, अब फिलहाल हम बाद में बात करेंगे, पहले फिलहाल हम इसको देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या होता है, क्या बोलता है ये थ्योरी। तो ये बोलता है कि एनर्जी एमिटेड, ध्यान सुनना, एनर्जी एमिटेड यानी बाहर निकलता है, एनर्जी एमिटेड, ध्यान सुनना, एनर्जी एमिटेड ऑफ एनी सोर्सेस, अब फ्रॉम एनी सोर्सेस, कोई भी सोर्स में एनर्जी एमिट होता है यानी एनर्जी रिलीज होता है। भाई एनर्जी को आप चाहो तो रेडिएशन कह सकते हो, लाइट कह सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लाइट कहो, मगर एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्सेस, कोई भी सोर्स हो,
एनी सोर्सेस, कोई भी सोर्सेस हो, कोई भी सोर्स, चाहे आप किसी मेटल को या फिर किसी एलिमेंट को गर्म करते हो तो वहां पर एक रेडिएशन बन जाता है, एक रेडिएशन दिखता है, ठीक है। कोई भी रेडिएशन मतलब कोई भी सब्सटेंस मतलब कोई भी सोर्स से आपका एनर्जी रेडिएट होता है, कंटिन्यूअसली होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कंटिन्यूअसली NEOUS, any sources continuously in the form of radiation, यानी रेडिएशन के फॉर्म में आपका क्या होता है, एनर्जी कंटिन्यूअसली एमिट होता है, यानी बाहर निकलता है। वो चाहे आपका हीटिंग ऑफ रॉड हो या चाहे आप बल्ब मान सकते हो, ठीक है, जो बल्ब जल रहा है तो कंटिन्यूअसली वो एक एनर्जी एमिट करता है, एक एनर्जी छोड़ता है, लाइट के फॉर्म में कहो या फिर रेडिएशन के फॉर्म में कहो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन व्हिच इज कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, व्हिच इज कॉल्ड, जिसको हम रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं उसको। किसको भाई, जो एनर्जी जो एमिट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन तरह जो आप एनर्जी मतलब एमिट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिएंट एनर्जी। किसी भी सोर्स हो सकता है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट ये बोलता है, दूसरा पॉइंट ये कि जो आपका लाइट या तो फिर रेडिएशन कहो, ये जो आपका रेडिएशन है यहां पर ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। ध्यान सुनना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है किसमें, लाइट में कहो या तो फिर रेडिएशन कहो, जो भी कहो, सॉरी फील्ड क्या लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट मतलब आपका लाइट या तो फिर रेडिएशन में, आप जो बल्ब देख रहे हो, जो भी लाइट देख रहे हो, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखो इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, दो तरह का फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है कहां पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बेसिकली होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। यानी रेडिएशन या तो फिर आप कहो लाइट, जो जिस प्रकार की भी आप लाइट देखते हैं, या तो फिर किसी भी कुछ भी सब्सटेंस को अगर आप हीट करते हो, गर्म करते हो, तो वहां पर एक रेडिएशन बन जाता है, तो वहां पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है कोई भी सोर्स का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। लाइट में आप कहो, रेडिएशन कहो, अब भाई लाइट का बहुत सारा डेफिनेशन कह सकते हो, लाइट को रेडिएशन भी बोल देते हैं, ठीक है, रेडिएंट एनर्जी भी बोल देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों बोथ आर परपेंडिकुलर होते हैं, बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। अब समझेंगे इसको भाई एक ग्राफ के माध्यम से। प्रोपागेशन जो मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ रेडिएशन दिख रहा है नीचे का, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। चलिए पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि एनर्जी एमिट होता है, कंटिन्यूअसली एमिट होता है। कोई भी सोर्स आप चाहे तो किसी लोहा को गर्म करते रहो तो एनर्जी मतलब कंटिन्यूअसली एमिट होता है, यानी एमिट मतलब निकलता है। कौन सा फॉर्म में, एक रेडिएशन फॉर्म में, जिसको हम रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होता है। बात क्लियर है। और दोनों आपस में दोनों परपेंडिकुलर होते हैं किसके साथ, ना टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ रेडिएशन। अब ये क्या होता है हम समझेंगे, ये पॉइंट को थोड़ा ध्यान देना, इसको हम कुछ देर बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
चलिए लास्ट पॉइंट, फिर हम इसको समझेंगे, ठीक है, कैसे परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि लाइट जो है और रेडिएशन जो है, लाइट जो होता है वेव नेचर का होता है, लाइट जो है वेव नेचर का होता है, लाइट जो है भाई वेव नेचर का होता है। मैक्सवेल ने बताए हैं ये वेव नेचर का होता है और वेव कैरेक्टर का होता है, ठीक है। वेव मतलब जानते हो सिंपल ऐसे तरंग, क्या बोलते तरंग, है ना, वेव नेचर का होता है लाइट, ठीक है। किसी भी लाइट आप देखो वेव नेचर का होता है, ठीक है। अब किसी भी लाइट में बोल रहा हूँ, सनलाइट बल्ब आपका हो गया, या तो फिर आप जो कॉयल देखे होगे, कॉयल है ना, कॉयल सब में अगर यहाँ पर हीट देते हो तो कॉयल गर्म होता है तो एक कलर चेंज हो जाता है ना, ऑरेंज कलर आ जाता है, तो वहाँ पर भी एक रेडिएशन होता है ना। अब जैसे रूम को अंधार कर दोगे, है ना, पूरा लाइट बंद कर दोगे, पूरा डार्क कर दोगे, और अगर यहाँ पर करंट फ्लो करोगे तो यहाँ पर एक लाइटनेस होता है, ठीक है, लाइट दिखता है, ठीक है, वो भी रेडिएशन है, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी आपका क्या हो, मतलब वो जो यहाँ से जो रेडिएशन निकलेगा ये भी वेव नेचर का होता है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है, सभी में मैं बोल रहा हूँ ना, सभी में। चलिए नेक्स्ट, जो आपका लाइट या तो फिर रेडिएशन जो है, ध्यान सुनना, अब जो रेडिएशन है, आपका जो रेडिएशन है ये ट्रैवल करता है, ट्रैवल विद द वेलोसिटी, एक वेलोसिटी में ट्रैवल करता है आपका लाइट या तो फिर रेडिएशन कहो, और उसका जो वेलोसिटी होता है कितना होता है भाई, 3 × 10⁻18 आपका मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। जो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, इतना उसका वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी को आप स्पीड भी कहो, यानी स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ रेडिएशन का इतना होता है, ठीक है, क्योंकि कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम का बात कर रहा हूं, वैक्यूम का, खाली जगह अगर है तो खाली जगह पर, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट और एक ठो देख लेते हैं कि लाइट, और लाइट कहो या तो फिर वेव्स कहो। अब तो ये थ्योरी बता दिया कि आपका लाइट या तो रेडिएशन क्या होता है, एक वेव्स टाइप का होता है, यानी आपका जो वेव्स होता है ये वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, कोई मीडियम को डिपेंड नहीं करता है, रिक्वायर उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। चलिए अब जो तीसरा पॉइंट जो आपको मैं लिखाया था उसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। अब देखो, अब किसी भी लाइट या फिर किसी भी रेडिएशन, किसी भी लाइट कहो, ठीक है, किसी भी लाइट अब किसी भी लाइट, मान लो यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पर एक टॉर्च लाइट लगा दे, कुछ भी मतलब एक रेडिएशन आपको मान लो यहाँ पर दिख रहा है, मतलब एक लाइट दिख रहा है और लाइट का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार है, मैं टॉर्च को मैं मान लो इस डायरेक्शन में मैं क्या क्या दिखाया टॉर्च को ऐसे, तो लाइट इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखना लाइट क्या होता है, वेव नेचर का होता है। चलिए तो वेव किस प्रकार होता है, दो फील्ड होता है यहाँ पर लाइट में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस प्रकार, समझना अच्छे से, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और ये जो आपका ये स्टेट वाला है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट या तो फिर रेडिएशन को, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, ये डायरेक्शन है, ठीक है। चलिए ये आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव है। और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इससे परपेंडिकुलर होता है इसके, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार होगा,
ठीक है, कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है, इस प्रकार होता है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये नीचे वाला, ये वाला को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट का हो। तो ये दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ये है भाई, इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ये है, मतलब रेडिएशन का डायरेक्शन इस ऐसे है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन से ये दोनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। दोनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री ये होता है। दोनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहां पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ये ऐसे, ये ऐसे, ये दिख रहा है ऐसे, बट ये 90 डिग्री है, ठीक है, ऐसे है 90 डिग्री है। क्लियर बात? परपेंडिकुलर होता है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है, कुछ कुछ टर्म्स आपको याद रखना है। जैसे इसको, ये ऊपर वाला जो है इसको हम बोलते हैं क्या? क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्रेस्ट बोलते हैं। और नीचे वाला जो ये है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको ट्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉप। और टॉप कहो, जो भी कहो, ट्रॉप बोलते हैं। ऊपर वाला वेव को क्रेस्ट, नीचे वाला को ट्रॉप। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। अब चलो, ये जो वेव से रिलेटेड कुछ टर्म्स है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आपका वेवलेंथ हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, है ना, फ्रीक्वेंसी हो गया, ये सब के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, काम खत्म। चलिए अब कुछ टर्म्स देखेंगे जो कि वेव से जुड़ा हुआ है। चलिए, जैसे और एक बार मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ये डायरेक्शन प्रोपागेशन है, ये कुछ इस प्रकार का वेव्स है, ठीक है। चलो, अब ये क्रेस्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। तो ये भी क्रेस्ट होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉप। इसको ट्रॉप बोलते हैं। अब ध्यान सुनना, अब ये दोनों क्रेस्ट का बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। तो पहला हम टर्म देखेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ, इसको हम लैम्ब्डा में डिनोट करते हैं। इसका नाम है लैम्ब्डा, LAMBDA लैम्ब्डा होता है, ठीक है। अब वेवलेंथ क्या होता है? सिंपल है भाई, डिस्टेंस क्या होता है ना? डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्जुकेटिव क्रेस्ट और ट्रॉप्स कह सकते हो, ठीक है। अब यहां पर और एक ठो, ये अगर मैं इसके वेव बना लूं तो ये दोनों का डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे? ये बीच का डिस्टेंस को क्या बोलोगे? वेवलेंथ बोलोगे। और चाहे आपका क्रेस्ट हो या तो फिर आपका ट्रॉप हो, दोनों को हम क्या बोलेंगे? यहां से यहां डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। यहां से कॉन्जुकेटिव ट्रॉप को हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है। तो सिंपल है भाई, इसको लैम्ब्डा में डिनोट करते हैं। और वेवलेंथ मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या? एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं, एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंगस्ट्रॉम का सिंबल होता है ए के ऊपर नॉट। ध्यान सुनना, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 का पावर माइनस, कितना होता है भाई? 10 का पावर माइनस 9 सेंटीमीटर होता है ना। 10 का पावर माइनस 8 सेंटीमीटर होता है, 8 सेंटीमीटर। अगर मीटर में करोगे तो 10 का पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये यूनिट सब याद रखो। तो यानी वेवलेंथ को हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें एक्सप्रेस करते हैं भाई? यानी किसमें लिखते हैं? एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू इतना सेंटीमीटर और इतना मीटर, ठीक है। ये तो हो गया पहला वाला वेवलेंथ। और एक चीज आता है, ध्यान सुनना, यहां से लेके ये क्रेस्ट का हाइट, तो इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और ट्रॉप का डेप्थ, नीचे को हम डेप्थ बोलते हैं, ऊपर को हाइट बोलते हैं। नीचे का डेप्थ, ऊपर का हाइट बोलते हैं। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? एम्पलीट्यूड। अब दूसरा टर्म देखेंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया। चलिए दूसरा टर्म देखें, एम्पलीट्यूड। स्मॉल ए में डिनोट करते हैं एम्पलीट्यूड
किस में डिनोट करते हैं भाई, ए में, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, सिंपल हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ड्रॉप, ठीक है। क्या होता है ना, ये होता है आपका, कह सकते हो हाइट ऑफ द क्या, क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रॉप, जो भी आप कह सकते हो, ठीक है। क्रेस्ट का हाइट या तो फिर ट्रॉप का डेप्थ कितना नीचे तक गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। सिंपल होता है आपका ए होता है। क्लियर बात। चलिए अब कुछ हम चीजें देखते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी ये नया टर्म है, अब इसको हम ग्राफ में थोड़ी ना दिखाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को हम ये भी टाइप का में डिनोट करते हैं, भी में, भी का इसको न्यू कहा जाता है, एन यू, न्यू, ठीक, इसमें रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन ए सेकेंड, पर सेकेंड में कितना वेव पास कर, मतलब एक पॉइंट में कितना आपका वेव पास कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हम लेते हैं क्या, हर्ट्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्ट्ज, HERTZ बोलते हैं, हर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्ज बोलते हैं, हर्ज। इसको एच में डिनोट करते हैं, या तो फिर पर सेकेंड कह सकते हो, पर सेकेंड। क्लियर बात। फ्रीक्वेंसी जानते हैं ना, 1 टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, 1 टाइम पीरियड। तो टाइम को हम सेकेंड में लेते हैं, SI में। हो गया काम, ठीक है। क्लियर, इतना फ्रीक्वेंसी का समझ में आ गया कि द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन ए सेकेंड, एक सेकेंड में कितना वेव पास कर रहा है, एक पॉइंट पे, एक पॉइंट से कितना वेव्स क्रॉस कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब आता है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी सिंपल है, लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव्स, है ना, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी को हम यहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर में C में डिनोट करते हैं, किसमें, स्मॉल c में। तो वेलोसिटी सिंपल होता है भाई कि कोई लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर, जैसे वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम, वही है, सिंपल होता है ना। लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव, यानी कितना लीनियर डिस्टेंस वेव आपका ट्रैवल कर रहा है, यानी कितना डिस्टेंस वो जा रहा है, यानी लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव इन ए सेकेंड, पर सेकेंड में कितना आपका उसका वेलोसिटी है, कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, पर सेकेंड में वेव कितना दूर तक जा रहा है, ये आप कह सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। C में डिनोट करते हैं, यूनिट वही होगा भाई वेलोसिटी का, मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में मैं बताया 3 × 10⁸ होता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए अब और एक चीज आता है, वेव नंबर। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, वेव नंबर क्या होता है। वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर को V बार में डिनोट करते हैं और म्यू बार में, ठीक है। वेव नंबर क्या होता है ना, वेव नंबर आपका होता है द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर वेव में कितना आपका नंबर ऑफ वेव्स है ना। लिखो, द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर, इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ लिख दो। 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितना नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट है, उसको हम वेव नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये होता है, इसका रिप्रेजेंट करते हैं V बार में या तो फिर न्यू बार में, और ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। इसका यूनिट लिख सकते हो, वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है भाई,
वेवलेंथ का होता है आपका सेंटीमीटर लो, एंगस्ट्रम लो, ऊपर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो पर सेंटीमीटर हो जाएगा। पर सेंटीमीटर कहो, पर मीटर कहो, इसका यूनिट, ठीक है, वेव नंबर का। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर इतना दूर तक। चलिए अब हम देखेंगे थोड़ा रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ और आपका फ्रीक्वेंसी, ये तीनों में रिलेशन क्या है, तो ये चीज थोड़ा नोट करना। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन, रिलेशन देखेंगे, रिलेशन ऑफ भी यानी आपका फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड किसका, एंड वेलोसिटी, ये तीनों का थोड़ा हम रिलेशन देख लेते हैं। तो सिंपल जो वेलोसिटी होता है हम जानते हैं, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वेवलेंथ फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो वेलोसिटी सी होता है, फ्रीक्वेंसी आपका होता है क्या, भी इंटू वेवलेंथ आपका लैम्बडा, यानी सी इक्वल टू भी इंटू लैम्बडा हम कह सकते हैं, और न्यू इंटू लैम्बडा। क्लियर बात। अगर यहाँ से अगर मैं वेवलेंथ निकालूंगा तो सी बाई में भी लिख पाऊंगा, ठीक है, यानी वेवलेंथ का फॉर्मूला हमको मिल गया। ये ज़्यादातर आपका न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। सी मतलब वेलोसिटी और बाई भी मतलब फ्रीक्वेंसी, तो वेलोसिटी बाई फ्रीक्वेंसी आप लिख सकते हैं। क्लियर बात। चलिए इतना पहले फटाफट लिख लें, फिर हम आगे देखेंगे। चलिए इतना पहले लिख लें, तब तक मैं पानी थोड़ा पी लेता हूँ। यानी रिलेशन ऑफ भी, वेवलेंथ और सी का ये हुआ। यानी वेलोसिटी इक्वल टू हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो सिंपली ये फॉर्मूला आया लैम्बडा इक्वल टू सी बाई न्यू। ठीक है, बहुत ईजी है भाई। चलिए हो गया। चलिए ये बेसिक सब चीज था। चलिए अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो मैं बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन बोला आपको, ये अलग अलग सोर्स का उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कहानी थोड़ा अलग होता है। और डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो सबका डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होता है। तो उसको थोड़ा हम देख लेते हैं कि किस प्रकार रेडिएशन का उसका वेवलेंथ कितना होता है। ठीक है, एक हम थोड़ा डायग्राम टाइप का बना लेंगे जिसको हम स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, और आपको बाद में समझ में आएगा। ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डिफरेंट वेवलेंथ होता है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर बना देता हूँ बड़ा वाला, थोड़ा इसको बना लो, आगे थोड़ा हेल्प होगा आपको। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जब आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर होता है आपका विजिबल, इसको हम बना लेते, इसको हम बोलते हैं विजिबल रीजन। विजिबल क्या बोलते हैं? विजिबल। विजिबल देखो, ये मैं लिया लैम्बडा यानी वेवलेंथ है ना, मैं लिया यहाँ पर मीटर में लिया। ठीक है, इस तरफ मैं मीटर में लेते हैं। ठीक है, विजिबल के पीछे होता है आपका IR यानी इंफ्रारेड बोलते हैं, इंफ्रारेड। फिर आता है माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स आता है। ठीक है, किताब में देख सकते हैं। फिर इधर आता है आपका माइक्रोवेव्स के बाद आपका आता है क्या? रेडियो वेव्स आता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। ठीक है, अलग अलग होता है भाई, विजिबल का अलग होता है। अब विजिबल को फिर हम बनाएंगे। इधर आता है आपका इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, और उधर होता है रेडियो वेव्स। फुल फॉर्म लिखना है तो लिख दो, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। ये आपका विजिबल है। विजिबल के इधर होता है आपका क्या? अल्ट्रावायलेट, यूवी बोलते हैं, ये यूवी रीजन है। और इधर होता है आपका क्या? अल्ट्रावायलेट के बाद आपका आता है एक्सरे आता है। इधर आपका होता है एक्सरे, इधर आपका होता है गामा रे ना, एक्सरे आता है। फिर इधर आपका गामा रे आता है ना, हाँ गामा रे, गामा रे। फिर इधर आता है आपका कॉस्मिक रेज। ठीक है, यानी ये जो वेवलेंथ है इसका रेंज होता है 10 का पावर -16 टू 10 का पावर आपका होता है 4 तक। 10 का पावर 4 तक, बीच में का मैं नहीं लिख रहा हूं। इसका वेवलेंथ का जो
डिक्रीजिंग ऑर्डर ये होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ये होता है, ठीक है। इधर से जाओ तो आपका इंक्रीज करता जाएगा। देखो 10⁻16 टू 10⁻4 यानी वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, यानी मैक्सिमम वेवलेंथ किसका है भाई, रेडियो वेव्स का, यानी ये रेडिएशन का वेवलेंथ ज्यादा है। तो खास बात ये है कि विजिबल ही आपको दिखता है, ये वाला वेव्स आपको नहीं दिखता है। ये अलग अलग फील्ड में इसको यूज किया जाता है, देख सकते हो लेकिन स्पेशल टेक्निक्स आपको यूज करके ये इसको देख सकते हो, ठीक है। हम लोग नहीं देख सकते, हमारे आंख से नहीं दिखेगा, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, IR नहीं दिखता है, सिर्फ दिखता है विजिबल, ठीक है। अब विजिबल जो है ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है भाई, है मतलब वेवलेंथ ये इधर से इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब फ्रीक्वेंसी देखोगे तो उसका उल्टा होता है, फ्रीक्वेंसी आपका इधर उल्टा होता है, ठीक है, ठीक है, इधर इंक्रीज करता है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग है। अब फ्रीक्वेंसी का हम बाद में देखें, छोड़ो उसको, इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनना, अब ये जो विजिबल है ना, ये विजिबल इतना दिखा रहा हूं मैं, यहां पर भी बहुत सारे कलर होते हैं विजिबल में, बहुत सारे कलर होते हैं, इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे विबग्योर आप पढ़े हैं ना, विबग्योर है ना, जब सोलर लाइट आता है, एक आप फोटोग्राफिक प्लेट में पास करते हो, सॉरी आप प्रिज्म में पास करते हो तो 60 कलर जो आता है, विबग्योर जिसको बोलते हो, है ना। तो VIBGYOR विबग्योर होता ना, 1 2 3 4 5 6 7 60 कलर होता है। तो ये विजिबल के अंडर में ही आता है, यानी ये 60 कलर आपको दिखता है। विजिबल मतलब समझा ना, विबग्योर, V मतलब वायोलेट, I मतलब इंडिगो, B मतलब ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। तो भाई सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है ना, रेड का होता है, ये मैक्सिमम वेवलेंथ होता है भाई, तभी तो ऐसे में बनाया ना, इधर से इंक्रीजिंग ऑर्डर है, वेवलेंथ इंक्रीज करता है, मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, मैक्सिमम लैम्बडा इधर होता है। इसका एवरेज होता है यहाँ पर 380 से 760 तक, ऐसे लिखा होता है किताब में, 380 से 760 तक। ये मैं नैनोमीटर में बोल रहा हूँ, ये नैनोमीटर का बात कर रहा हूँ, ठीक है, इतना नैनोमीटर से इतना नैनोमीटर, ठीक है, यानी आपका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, इधर से वेवलेंथ आपका इंक्रीज करता है। यानी रेड जो रीजन है, इसको पूरा का पूरा हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, पूरा को हम स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ये पूरा जो सीरीज में बनाया ना, इसको स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, इसको स्पेक्ट्रम को, इसको स्पेक्ट्रम को, ठीक है, स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं इसको। हम बाद में इसको अच्छे से क्लियर होगा भाई, एटॉमिक स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम क्या होता है, सब कहानी, ठीक है, बस थोड़ा बहुत याद कर लो। यानी 380 से 760 होता है वेवलेंथ, उधर से वायोलेट का बहुत कम। वैसे ये जो मैं बनाया हूँ ना, ऐसे यहाँ पर ये छोटा छोटा बनाना चाहिए, इधर से आओगे तो वेवलेंथ डिक्रीज करता है, तो ये छोटा छोटा ऐसे डार्क लाइन बनाना चाहिए। मैं सबका बराबर जैसा बना दिया, चलेगा, समझ में आ गया। वेवलेंथ राइट तरफ जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, रेड का मैक्सिमम होता है, ये भी पूरा समझ में आ गया, पूरा क्लियर। और इधर आगे आपका अल्ट्रा वायोलेट, एक्सरे आएगा, उधर आपका आएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, चलिए अब हम थोड़ा 2-3 तो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, ये सब का थोड़ा बहुत हम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। जो वेव से रिलेटेड था बेसिक टर्म, वहां से कुछ सवाल हम कर लेते हैं। दिख रहा है, पहले मैं चेक कर लेता हूं भाई, चलिए बहुत बढ़िया दिख रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ सवाल। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको निकालना है, कैलकुलेट, पहला आपको निकालना है वेव नंबर, दूसरा निकालना है आपको फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो हैविंग वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ में WL लिख दे रहा हूं। वेवलेंथ कितना दिया है भाई, 5800 एंगस्ट्रम दिया है, एंगस्ट्रम दे दिया है, ठीक है। अब भाई एंगस्ट्रम को आपको क्या करना है, मीटर में लाना है, आपको SI यूनिट में
जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो ऐसा यूनिट में ही लाना, ठीक है। आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट वेव नंबर निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, दोनों निकालना है। किसका ना, एक येलो लाइट का निकालना जिसका कि वेवलेंथ है इतना, ठीक है, बहुत ईजी है। चलिए पहला वाला हम निकालेंगे क्या, वेव नंबर निकालेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं वेव नंबर होता है जो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है, ठीक है। हमारे पास वेवलेंथ दे दिया है भाई, वेवलेंथ आपके पास कितना है 5800 एंगस्ट्रम दे दिया है। अब एंगस्ट्रम को मैं मीटर में लाऊंगा तो 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू कितना मीटर होता है, 10 का पावर 10 माइनस 10 ना, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 10 का पावर -10 मीटर, ठीक है, -10 कर दूंगा, ठीक है, 10 का पावर -10 कर दूंगा तो मीटर में मिल जाएगा। एंगस्ट्रम समझ में आया ना। अगर मैं इसको मीटर में लाऊंगा तो 5800 इंटू 10 का पावर -10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं डाल दो तो वेव नंबर इक्वल टू 1/λ, लैम्बडा का वैल्यू ये आया 5800 इंटू 10 का पावर -10 मीटर, ठीक है। मीटर ऊपर आएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, तो इसका यूनिट भी मिल जाएगा। चलो इसको अगर इसको ऊपर लाओगे सॉल्व करोगे तो आएगा 1.72 इंटू 10 का पावर 6 पर मीटर, मीटर ऊपर आया पर मीटर। वैसे तो हम जानते हैं ना वेव नंबर का यूनिट मीटर इनवर्स होता है, अभी मैं बताया है, मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स का हो CGS में लाओगे तो, ठीक है। ध्यान देना आपको एंगस्ट्रम है, आपको किस में लाना है, SI में लाना है, SI यूनिट में, ठीक है, मीटर में लाना है। समझ में आ गया। अब दूसरा हम करेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है V इक्वल टू C/λ, अभी मैं बताया V इक्वल टू C/λ, और लैम्बडा इक्वल टू, जैसे मैं बताया ना C इक्वल टू क्या होता है V इंटू लैम्बडा। तो यहाँ से हमको फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो भाई C/λ नहीं होगा क्या, C/λ। तो C का वैल्यू दिया है क्या, वेलोसिटी दिया है, नहीं दिया है। तो वेलोसिटी हम जानते हैं नॉर्मल वैक्यूम में कितना होता है लाइट का वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी होता है 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब लैम्बडा वेवलेंथ दे दिया कितना, इतना एंगस्ट्रम दे दिया है, तो आपको मीटर में लाना है तो इतना ही कर देना है 5800 इंटू 10 का पावर -10 मीटर, ठीक है। अब मीटर कट जाएगा ना, मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ सेकंड बचेगा, सेकंड इनवर्स बचेगा। मीटर सेकंड ऊपर आ जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो ये सब काट के आपको मिलेगा 5.172 इंटू 10 का पावर 14 पर सेकेंड, ठीक है, 10 का पावर 14 पर सेकेंड। सॉल्व कर सकते हो आप, पूरा क्लियर बात। तो यहाँ से सवाल नहीं बनेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बोर्ड में बनेगा तो बन सकता है, और कॉम्पिटिटिव सब में यहाँ से नहीं बनेगा, इसके आगे आएगा आपका ब्लैक बोर्ड। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से सवाल बनता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए अब थोड़ा इसका लिमिटेशन देख लेते हैं, ठीक है, आप सवाल नहीं करेंगे। और अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन मतलब कुछ नहीं बता पाया मैक्सवेल ने, तो लिमिटेशन क्या है, ठीक है। वैसे तो बोल दिया वेव नेचर का होता है लाइट एक प्रकार का वेव्स होता है, ठीक है बात। चलिए अब उसका लिमिटेशन है, यानी क्या नहीं बता पाया मैक्सवेल ने, तो उसका EMT का थोड़ा हम लिमिटेशन देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये ना आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में नहीं बता पाया कि ब्लैक बॉडी आप पढ़ोगे क्या होता है ना, तो मतलब इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है ये नहीं बता पाया। एक ब्लैक बॉडी होता है भाई, है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में नहीं बता पाया। ब्लैक बॉडी ऐसा बॉडी होता है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एमिट भी करता है, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सब लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन का नहीं बता पाया। दूसरा इट कुड नॉट मैं लिख रहा हूं, कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी नहीं बता पाया
कि कोई मेटल में अगर आप कोई लाइट आता है, स्ट्राइक करता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, एमिट होता है, इसके बारे में ये सब नहीं बता, बस बोल दिया लाइट एक प्रकार का वेव्स है और कुछ बेसिक टर्म्स दे दिया, फ्रीक्वेंसी वगैरह ये सब, ठीक है। चलिए अब कुड नॉट एक्सप्लेन द अबाउट फोटोइलेक्ट्रिक। तीसरा, कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। अब आगे पढ़ोगे भाई, इसको मेरे को मत पूछना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हम बाद में डिस्कस करेंगे नील्स बोर थ्योरी में, ठीक है। कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रम के बारे में कोई कुछ भी नहीं बता पाया, ठीक है, ठीक है। स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता पाया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बता पाया, यानी 3 ठो उसका लिमिटेशन आप कह सकते हो कि पहला तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में ये एक्सप्लेन नहीं किया है, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी नहीं कुछ बताया है, और तीसरा आपका कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। भाई ये कंप्लीट हो गया आपका EMT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो बताओ क्या समझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये समझे कि एनर्जी, किसी भी सोर्स का एनर्जी एमिट होता है कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जिसको आप बोलते हो रेडिएंट एनर्जी। दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया कि आपका जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में 2 तरह का फील्ड होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ रेडिएशन, है ना। नेक्स्ट हम पढ़े कि लाइट जो ट्रैवल करता है एक लीनियर वेलोसिटी, लाइट जो ट्रैवल करता है उसका वेलोसिटी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट पॉइंट आप सीखे कि लाइट किसी भी मीडियम को डिपेंड नहीं करता है, नहीं कोई भी मीडियम उसको जरूरत नहीं है। फिर हम बेसिक टर्म्स देखे सब, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेव लेंथ और क्या वेलोसिटी, ये सब देखे, ठीक है। रिलेशन देखे, एक बस सवाल किए, ठीक है, और ये आपका लिमिटेशन, ठीक है। तो चलिए गाइस फटाफट हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मुझे रोज अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम रोज एक ठो जैसे भी करके अपलोड करेंगे, आप शाम 6-7 बजे तक आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो रोज हम एक एक अपलोड करते जाएंगे, आगे आगे बड़ा बड़ा लेक्चर आएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वहां पर तो वो वाला तो कंटेंट बहुत बड़ा होगा, 1.5 घंटा के करीब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।